خطای محاسباتی رژیم صهیونیستی باید به هم بخوره. اینا دچار خطای محاسباتی هستند نسبت به ایران. اینا ایران رو نمیشناسن، جوانان ایران رو نمیشناسن، ملت ایران رو نمیشناسن. قدرت و توانایی و ابتکار و اراده ملت ایران رو هنوز درست نتوانستن بفهمن. این رو ما باید به اینها بفهمونیم. ये थे ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई, जो इजराइल के हमले के बाद ईरान की जनता को संबोधित कर रहे थे। बोले, इजराइल हमले को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहा है, लेकिन इसको कम करके भी नहीं आंका जा सकता। उनका बयान इजराइल के हवाई हमले के एक दिन बाद आया। इसमें ईरान के 4 सैनिक मारे गए थे। इसके बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा था, हमने अपना मकसद पूरा किया है। התקיפה באיראן הייתה מדויקת ועוצמתית. 26 अक्टूबर के तड़के सुबह 100 से ज्यादा फाइटर जेट्स ने ईरान में अलग अलग जगहों पर बमबारी की। इजराइल ने यह बमबारी ईरान के मिसाइल हमले के जवाबी कार्रवाई में की। दरअसल 1 अक्टूबर को ईरान ने इजराइल पर 180 से ज्यादा मिसाइलें दागी थी। कहा था, हम इस्माइल हानिया और हसन नसरल्ला की हत्या का बदला लेने के लिए अटैक कर रहे हैं। अगर इजराइल ने इसके आगे कोई कार्रवाई की तो करारा जवाब मिलेगा। इजराइल ने ईरान की चेतावनी को नजरअंदाज किया। वो 1 अक्टूबर से ही ईरान पर जवाबी हमले की तैयारी कर रहा था। बीच में अमेरिका से उसकी खटपट भी हुई। फिर ईरान पर हमले का कथित प्लान लीक हुआ और इन सब के बावजूद 26 अक्टूबर की सुबह इजराइल ने अपना बदला पूरा कर लिया। अब ईरान के जवाब का इंतजार है। सुप्रीम लीडर खामेनेई ने इजराइल पर हमले का कोई संकेत तो नहीं दिया है, लेकिन ईरान के लिए इसको भुलाना काफ़ी मुश्किल है। तो आज के शो में हम जानेंगे ईरान पर हमले की पूरी कहानी क्या है, ईरान इजराइल को कैसे जवाब दे सकता है और ईरान के सामने क्या क्या चुनौतियां होंगी। नमस्ते, मेरा नाम सोनल है और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। Brought to you by Sensodyne K, Haier and i10. SLS और पैराबेन गॉन, तो उसका करंट ऑन। What then? इसके पोटेशियम आयंस करी टूथ का करंट गॉन, लाइव का करंट ऑन। तारीख थी 25 अक्टूबर 2024। शाम के समय इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कैबिनेट मंत्रियों की बैठक की। इस बैठक में रक्षा मंत्री याओव गलांत भी मौजूद थे। इसी मीटिंग के बाद नेतन्याहू ने इजराइल की वायुसेना को ईरान पर हमले की इजाजत दी। रात तक हमले की पूरी तैयारी हो चुकी थी। कुछ घंटों में हमला शुरू होने वाला था, लेकिन इससे पहले ही इजराइल ने अपने कुछ सहयोगी देशों के माध्यम से ईरान को हमले की खबर भेजी। ईरान को जानकारी देने वाले लोगों में नीदरलैंड के विदेश मंत्री कैस्पर वेल्डकैम्प भी शामिल थे। अमेरिकी अखबार एक्सियोस के रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल ने ईरान को यह भी बता दिया था कि हमले कहां होने वाले हैं। फिर 25-26 अक्टूबर की दरमियानी रात इजराइल ने 3 चरणों में हमला शुरू किया। ईरान के 3 शहरों के 20 टारगेट्स पर हमला हुआ। ये शहर तेहरान, खुजेस्तान और इलम थे। पहले चरण का हमला रात 2:30 बजे तक चला। इसमें ईरान के मिलिट्री साइट्स को निशाना बनाया गया। आधे घंटे बाद दूसरे चरण का हमला शुरू हुआ। इसमें एयर डिफेंस सिस्टम और मिसाइल यूनिट्स को निशाना बनाया गया। इनसे इजराइल के फाइटर जेट्स को आइडिया हो गया था कि ईरान का डिफेंस सिस्टम कैसे काम कर रहा है। फिर उसी कैलकुलेशन से इजराइल ने सुबह 5 बजे तीसरे चरण का हमला किया। इसमें ईरान की मिसाइल फैक्ट्रीज को निशाना बनाया गया। हमले के बाद सुबह 6:30 बजे इजरायली आर्मी के प्रवक्ता डेनियल हगारी बोले, हमने अपना हमला पूरा कर लिया है। अगर ईरान ने इसका जवाब दिया तो अच्छा नहीं होगा। सुनिए। I can now confirm that we have concluded the Israeli response to Iran's attack against Israel. We conducted targeted and precise strikes on military targets in Iran, thwarting immediate threats to the state of Israel. The Israel Defense Forces has fulfilled its mission. If the regime in Iran were to make the mistake of beginning a new round of escalation, we will be obligated to respond.
26 अक्टूबर के हमलों में ईरान के डिफेंस सिस्टम का भी नज़ारा दिखा। उसी रात कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए जिसमें ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम इजरायली मिसाइलों से हवा में ही मुकाबला करता नजर आ रहा है। कैसे काम करता है ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम? ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम में सबसे इफेक्टिव S-300 है। इसे सोवियत यूनियन के ज़माने में बनाया गया, बाद में रूस ने इसमें कुछ सुधार किए। ये लंबी दूरी की मिसाइलों को भी आसानी से नष्ट कर सकता है। ये ईरान के रेजोनेंस NE रेडार सिस्टम से भी लिंक्ड हो जाता है और आने वाले खतरे को भांपकर एक्टिव हो जाता है। रूस ने ये डिफेंस सिस्टम चीन, साउथ कोरिया और ईरान को बेचा है। दूसरा है बावर 373। इसको ईरान ने 2016 में बनाया। ये 200 से 230 किलोमीटर दूर से आने वाली मिसाइलों को नष्ट कर सकता है। जब S-300 सिस्टम के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, तब ईरान ने बावर 373 बनाना शुरू किया। कहा जाता है कि इसे बनाने में रूस और चीन ने मदद की है। ईरान ये भी कहता है कि अगर इसके लॉन्चर में सैयद 4B मिसाइल लगा दी जाए तो इसकी क्षमता और बढ़ जाती है। इसके अलावा ईरान का खुदार एयर डिफेंस सिस्टम भी बखूबी काम करता है। ये तो बात हुई ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम की। वापस आते हैं इजराइल के हमले पर। इस हमले में कितना नुकसान हुआ? दोनों देश अलग अलग दावा कर रहे हैं। इजराइल कह रहा है कि हमने 20 टारगेट्स पर हमला किया। इसमें मिसाइल बनाने वाली फैक्ट्रीज, सैन्य अड्डे और ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम नष्ट किया गया है। इजराइल ने यह भी कहा कि ईरान का सुरक्षा तंत्र पूरी तरह से नष्ट हो चुका है। अगर उसने जवाबी हमला किया तो उसे बचाने वाला कोई नहीं होगा। वहीं ईरान ने कहा कि इस हमले में कुल 4 सैनिक मारे गए हैं। इजराइल जितना क्लेम कर रहा है उतना नुकसान नहीं हुआ है। हमारा कम नुकसान हुआ है। हम इस हमले को विफल करने में कामयाब रहे। अब सवाल ये उठता है कि इजराइल ने यह हमला आखिर क्यों किया? इसके लिए थोड़ा बैकग्राउंड समझना होगा। 7 अक्टूबर 2023 से इजराइल और हमास के बीच जंग चल रही है। इस जंग में लेबनान का हिजबुल्लाह और यमन के हूती विद्रोही भी इजराइल के खिलाफ लड़ रहे हैं। ईरान इन सब को पैसे और हथियार देता है। ये सब ईरान के प्रॉक्सी ग्रुप्स माने जाते हैं। अब तक वो इन्हीं के जरिए इजराइल से लड़ता आया है। फिर आई 1 अप्रैल 2024 की तारीख। उस रोज सीरिया में ईरान के वाणिज्य दूतावास पर बमबारी हुई। इसमें ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC के 2 सीनियर कमांडर समेत 7 लोग मारे गए। ईरान ने इसका आरोप इजराइल पर लगाया। कहा यह हमारी संप्रभुता का उल्लंघन है। इसका करारा जवाब दिया जाएगा। फिर 13 अप्रैल को ईरान ने लगभग 300 मिसाइलों और ड्रोन से इजराइल पर हमला किया। इसमें इजराइल का कोई बड़ा नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन इसने ये ज़रूर साबित किया कि ईरान के हथियार इजराइल तक पहुंच सकते हैं। ये इजराइल पर ईरान का पहला डायरेक्ट अटैक भी था। इस हमले के हफ्ते भर बाद ईरान के इस्फहान में हवाई हमला हुआ, लेकिन न तो किसी ने इसकी जिम्मेदारी ली और न ही ईरान ने किसी पर आरोप लगाया। हालांकि खुफिया सूत्रों ने दावा किया कि अटैक इजराइल ने ही किया था। दोनों पक्ष मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने चुप्पी साध ली। माना गया कि बात आगे नहीं बढ़ेगी, मगर ऐसा था नहीं। 31 जुलाई को इस्माइल हानिया की ईरान के अंदर हत्या हो गई। हानिया हमास का पॉलिटिकल लीडर था। वो मसूद पेजिशकियान के शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने ईरान पहुंचा था। ईरान ने हानिया की हत्या का इजराइल पर आरोप लगाया, मगर इजराइल ने न तो स्वीकार किया और न ही इनकार किया। इसके बाद 27 सितंबर को इजराइल ने हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्लाह को मार गिराया। इस हमले में IRGC के सीनियर कमांडर अब्बास नीलफर शाह भी मारे गए थे। इन 3 हाई प्रोफाइल हत्याओं को बदला लेने के लिए ईरान ने 1 अक्टूबर को सीधा हमला किया। उसने इजराइल पर 180 से ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ी। ईरान ने कहा हमने मोसाद और सेना के अड्डों को निशाना बनाया है, हमारा बदला पूरा हुआ। इजराइल ने कहा हमने हमला विफल कर दिया, इसमें किसी की जान नहीं गई, नहीं हमारा नुकसान हुआ, लेकिन हम बदला लेंगे। 26 अक्टूबर को किया गया हमला यही बदला था। अब सवाल यह है कि ईरान में फिलहाल क्या स्थिति है। हमले के दौरान ईरान ने अपना हवाई क्षेत्र कुछ घंटों के लिए बंद कर दिया था, लेकिन 26 तारीख की सुबह इसे खोल दिया गया। BBC की रिपोर्ट के मुताबिक फिलहाल ईरान में हालात सामान्य हैं, बाजार खुले हुए हैं, लोग आम दिनों की तरह अपने काम कर रहे हैं। ईरान पर हमले की जानकारी दबाने के आरोप भी लग रहे हैं। IRGC ने हमले की तस्वीरें और वीडियोस ऐसे मीडिया हाउसेस को भेजने पर प्रतिबंध लगाया जो कथित तौर पर ईरान के खिलाफ काम करते हैं। ईरान आमतौर पर पश्चिमी मीडिया को अपना दुश्मन मानता है। क्या इस हमले में अमेरिका शामिल था? व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने कहा कि अमेरिका इन हमलों में शामिल नहीं था, लेकिन राष्ट्रपति जो बाइडेन को इसकी जानकारी दी गई थी। पहले आशंका जताई जा रही थी कि इजराइल ईरान के गैस या ऑयल रिजर्व पर हमले कर सकता है। खबर तो ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमले की भी थी। बाइडेन नेतन्याहू को इन जगहों पर हमला करने से रोक रहे थे।
लेकिन ये सब आशंकाएं गलत साबित हुई। एक और रोचक बात, जिस समय ईरान पर इजराइल की एयर स्ट्राइक चल रही थी, उसी समय ईरान के दक्षिणी प्रांत सिस्तान और बलूचिस्तान में आतंकी हमला हुआ। इसमें IRGC के करीब 10 सैनिक मारे गए। अब तक इस हमले की जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली है, लेकिन शक बलोच चरमपंथी गुटों पर है। कई लोग इस हमले को इजरायली हमले से जोड़कर भी देख रहे हैं। जानकारों का कहना है कि अमेरिका और उसके सहयोगी देशों की पहुंच इन बलोच समूहों तक है। हो सकता है कि यह हमला भी इजरायल के इशारे पर किया गया हो। इस मामले को और विस्तार से समझने के लिए हमने बिट्स लॉ स्कूल में पॉलिटिकल साइंस के अध्यापक डॉक्टर मुश्ताक हुसैन से संपर्क किया। हमने पूछा, पहली बार इजरायल के डायरेक्ट हमले में ईरानी सैनिकों की जान गई है, इजरायल के हालिया हमले को कैसे देखा जाना चाहिए? क्या ये सिर्फ बदला लेने की कोशिश थी या तनाव बढ़ाने की? जिस तरह से ये अटैक बिल्कुल अगर आप देखें तो तकरीबन 3 हफ्ते बाद हुआ है, इसका सीधा सीधा मतलब निकलता है कि खासकर इजराइल और अमेरिका के बीच काफी बातचीत हुई है कि बदला किस तरह से लिया जाए, किन किन टारगेट्स को अटैक करना होगा और कैसे अटैक करना होगा। इसमें ऑब्वियसली मिलिट्री प्लानिंग की वजह से भी काफी वक्त गया है। बीच में हमने देखा कि इजराइल के जो तैयारियां हो रही थी, उसके जो प्लान्स थे, सैटेलाइट इमेजेस वगैरह भी कुछ लीक भी हो गए थे, और तब से ये लग ही रहा था कि इतने दूर अगर अटैक कर रहे हैं, एरियल अटैक, तो उसके लिए एयरफोर्स के पायलट्स को और उनके फाइटर प्लेन्स के साथ सब कोऑर्डिनेशन में, तैयारी में भी टाइम लगा होगा। लेकिन जिस तरह से अटैक हुआ है उसको, और उसके बाद खासकर जिस तरह के बयान आए हैं प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू के भी, ये नहीं लगता कि इजराइल अब और तनाव बढ़ाना चाहता है। इजराइल ये चाहता है, जिस तरह इजराइल ने कहा कि हमारी तरफ से ये चैप्टर हम बंद कर सकते हैं, तो लगता है कि इजराइल ये चाहता है कि आखिरी वार इजराइल का रहे, और उसके बाद वो ये उम्मीद कर रहे हैं कि ईरान की तरफ से कोई और काउंटर रिटेलिएशन ना हो। और यही हमने अमेरिका के राष्ट्रपति या फिर ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर, इन सब की तरफ से भी जितने भी बयान आए हैं, उनसे भी यही लग रहा है कि आगे कुछ और ना हो, इसी की उम्मीद में है इजराइल, यूके और यूएस। अब इस हमले पर आई प्रतिक्रिया जान लेते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा, उम्मीद है कि दोनों देश अब और हमले नहीं करेंगे। रूस और इजिप्ट ने सभी पक्षों से संयम बरतने की अपील की है। ब्रिटेन ने कहा, इजराइल को अपनी रक्षा करने का अधिकार है, ईरान को अब हमला नहीं करना चाहिए। कतर, जॉर्डन, इराक, तुर्की ने हमले की निंदा की है। सऊदी अरब ने कहा कि यह हमला ईरान की संप्रभुता पर हमला है और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन भी। ईरान के विदेश मंत्रालय ने इस हमले को अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर का उल्लंघन बताया है। विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा, इतने सालों के प्रतिबंध के बाद भी हम खुद की रक्षा करने में सक्षम हैं। هیچ حد و مرزی در عزم ما برای دفاع از خودمون وجود نداره. این رو هم در جنگ 8 ساله با رژیم صدام ثابت کردیم، هم در مقابله با دشمنی‌های آمریکا در طول سالهای گذشته، در مقابله با تحریم‌های آمریکا. विदेश मंत्रालय ने ताज़ा बयान में बदला लेने की बात कही है। बयान में कहा गया है कि हम बदला लेने के लिए हर पहलू पर गौर करेंगे। موضع ما روشن هست. ما از همه ابزارهای در دسترس برای پاسخ دادن قاطع و مؤثر به تجاوز رژیم صهیونیستی استفاده می‌کنیم. قاعدتاً نوع پاسخ ما با توجه به نوع حمله صورت می‌گیره. हमने प्रोफेसर मुश्ताक से पूछा, ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई ने अपने संबोधन में जवाबी हमले का कोई संकेत तो नहीं दिया, लेकिन अगर वो हमला नहीं करता तो फिर उसके सहयोगियों में भरोसा कम होगा। ऐसी स्थिति में ईरान के सामने क्या क्या विकल्प बचे हैं? अगर वो हमला करता है तो उसका क्या रिएक्शन हो सकता है? मुझे लगता है कि जितने नॉन स्टेट ग्रुप्स हैं, खासकर जो हुथीज हैं, हमास है और हिजबुल्लाह है, इनमें भी हमास और हिजबुल्लाह, उनके तरफ तो ईरान का एटीट्यूड अभी ये होगा कि अटैक पे अटैक करने से ज्यादा जरूरी ये है कि किस तरह लीडरशिप को दोबारा से बिल्ड किया जाए, चाहे वो हमास की लीडरशिप हो, चाहे हिजबुल्लाह की लीडरशिप हो। इन दोनों ग्रुप्स के पास अभी इतना हथियार है, इतने रॉकेट्स या ड्रोन्स हैं कि वो छोटे मोटे अटैक अभी भी कर रहे हैं और वो आने वाले कुछ हफ्तों में कर सकते हैं। ईरान साथ साथ कोशिश ये करेगा, खासकर उनकी जो IRGC की अल-कुद्स फोर्स है, वो कोशिश करेगी कि किस तरह इन दोनों ग्रुप्स को और हथियार पहुंचाए जाएं। हमास के मामले में खासकर बहुत मुश्किल होता जाएगा, लेकिन हिजबुल्लाह के पास हथियार पहुंचाना कंपैरेटिवली अब भी आसान है। तो ईरान ये चाहेगा कि इन ग्रुप्स को भी ये समझाएं कि इन ग्रुप्स के साथ ईरान का पॉलिटिकल और मिलिट्री सपोर्ट अभी भी कायम है। अभी ईरान उनको ये मनाने की कोशिश करेगा, समझाने की कोशिश करेगा
छोटे मोटे अटैक करते रहिए, लेकिन प्राइमरी फोकस अभी लीडरशिप को दोबारा से बनाने के ऊपर होनी चाहिए। अगर इस बात को लेकर ईरान इन ग्रुप्स को कन्विंस कर पाता है तो ईरान का एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस भी कायम रहेगा। उसको दोबारा से 6 महीने पुराने या साल भर पुरानी ताकत में पहुंचाने में बहुत वक्त लगेगा ईरान को। लेकिन ये नहीं हो सकता कि ये ग्रुप्स अब सोचें कि ईरान अब हमारा साथ नहीं दे रहा और ईरान के साथ अपना नाता तोड़ ले। ये नहीं होने वाला और ना ही ईरान इनके साथ अपना नाता तोड़ेगा। तो ईरान की सरकार के पास अभी जो दो बहुत ही मुश्किल चॉइसेस हैं वो ये कि किस तरह अपने डोमेस्टिक ऑडियंस और इन ग्रुप्स को ये बताएं कि वो कमजोर नहीं है। तो कुछ डायरेक्ट अटैक नहीं भी कर सकते तो कुछ एक इनडायरेक्ट इवेंट करें, इनडायरेक्ट रिएक्शन कुछ करें इजराइल या अमेरिका के खिलाफ। और साथ ही साथ वो ये ग्राउंड भी बना रहे हैं, जिस तरह के बयानात आ रहे हैं, चाहे वो सुप्रीम लीडर के हों, चाहे वो उनके फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन के हों, तो लग रहा है कि ईरान भी ये इस तरह की मैसेजिंग कर रहा है कि ठीक है चलिए हम हार तो नहीं मानेंगे, लेकिन हम इस तरह से बताना चाहते हैं कि ये अटैक बहुत सक्सेसफुल नहीं हुआ, ज्यादा जाने नहीं गई, ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, ये भी अपने आप में एक विक्ट्री है। और एग्जैक्टली यही ईरान के फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन ने कहा भी कि हमारे लिए ये एक विक्ट्री है कि इजराइल की इतनी टेक्नोलॉजिकली एडवांस एयरफोर्स और मिसाइल्स होते हुए भी वो ज्यादा नुकसान हमको नहीं पहुंचा पाए। इससे भी अंदेशा लगता है कि शायद वो कोई काउंटर रिएक्शन एटलीस्ट डायरेक्ट तो अभी नहीं करना चाहता। आशंका जताई जा रही थी कि इजराइल ईरान के गैस ऑयल रिजर्व या न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर हमला करेगा, लेकिन वैसा हुआ नहीं। क्या ये अमेरिका के दबाव की वजह से हुआ? क्या बाइडेन नेतन्याहू पर दबाव बनाने में कामयाब हो गए हैं? मुझे लगता है कि एटलीस्ट 1 साल बाद ये पहला एक स्ट्रॉन्ग सबूत हमें मिला है कि अमेरिका ने इजराइल के ऊपर सक्सेसफुली दबाव बनाया है। इजराइल के पास ऑप्शंस फिर भी थोड़े कम थे ईरान के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पे डायरेक्ट अटैक करने के। इनडायरेक्ट अटैक वो कर सकते थे, चाहे वो साइबर अटैक होता या फिर इंटेलिजेंस एजेंट के थ्रू अटैक करना, लेकिन ऑयल फैसिलिटीज पे अटैक करना एक बहुत क्लियर ऑप्शन था इजराइल के पास। अगर इजराइल ने वो नहीं किया है तो ये सीधा सीधा ईरान के तरफ से कोई और मेजर अटैक न हो, इस ऑब्जेक्टिव के साथ जो अमेरिका ने दबाव बनाया ये उसका सक्सेसफुल एग्जाम्पल है। अमेरिका नहीं चाहता था कि ईरान की सरकार के ऊपर इतना ज्यादा दबाव बन जाए कि उन्हें दबाव में फिर एक रिएक्शन करना पड़े, और जैसे हम बात कर रहे थे कि वो अटैक और काउंटर अटैक का सिलसिला फिर शुरू हो जाता। अगर यही अटैक ईरान के किसी मेजर ऑयल इंस्टॉलेशन पे हो गया होता तो फिर शायद सुप्रीम लीडर इस तरह के मिक्स बयान नहीं देते, वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बयान देते और ईरान की सरकार के ऊपर भी बड़ा प्रेशर होता अटैक करने का। तो मैं मानता हूं कि अगर ईरान के न्यूक्लियर और ऑयल इंस्टॉलेशन को टारगेट नहीं किया गया है, ये अमेरिकन डिप्लोमेसी का एक सक्सेसफुल एग्जाम्पल है कि उन्होंने नेतन्याहू सरकार के ऊपर बिल्कुल सॉलिड दबाव बनाया है और उस दबाव का नतीजा जो वो चाहते थे वही मिला है अमेरिका को। तो ये था हमारा बड़ी खबर सेगमेंट। अब सुर्खियां जान लेते हैं। पहली सुर्खी अमेरिका से आई है। राष्ट्रपति चुनाव में 1 हफ्ते का वक्त बचा है। वोटिंग मंगलवार 5 नवंबर 2024 को होने वाली है। उससे पहले क्या हालात हैं, कौन कितने पानी में है, अमेरिका में मौजूद वरिष्ठ पत्रकार रोहित शर्मा से जानते हैं। अमेरिका में चुनाव अब से कुछ 8 दिनों बाद है और अभी भी ये जो रेस है, ये जो हमारा चुनाव है, ये बहुत क्लोज है। अभी तक ये पता नहीं लग पा रहा है कि इस चुनाव में आगे कौन है। बहरहाल कल डोनाल्ड ट्रंप ने एक बहुत बड़ी रैली की न्यूयॉर्क के मेडिसन स्क्वायर गार्डन में, और इस रैली में उन्होंने स्पीच दिया। इलॉन मस्क ने वहां पे स्पीच दिया, मेलानिया ट्रंप भी रैली में शामिल हुए और साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप की फैमिली के बाकी लोग भी उसमें शामिल हुए। लेकिन चर्चा यह रही कि किस तरह से जो बाकी के लीडर्स थे उन्होंने एक जीनोफोबिक अप्रोच लिया। इस रैली में प्यूर्तो रिकन्स का मजाक उड़ाया गया, लातिनोस का मजाक उड़ाया गया और ब्लैक लोगों का भी मजाक उड़ाया गया। अब क्योंकि रेस इतनी क्लोज है, ये जो मजाक उड़ाया गया है इतनी इंपॉर्टेंट कम्युनिटीज का, देखना होगा कि इसका इलेक्शन पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है। कमला हैरिस के कैंपेन ने तुरंत इस रैली के बाद बहुत सारे स्टेटमेंट्स जारी किए और लोगों को बताने की कोशिश की कि किस तरह से अगर डोनाल्ड ट्रंप चुन के आते हैं तो इमिग्रेंट पॉपुलेशंस का और स्पेशली एथनिक लोगों का जो अमेरिका में रहते हैं उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा अमेरिका में रहना। बहरहाल आज व्हाइट हाउस एक दिवाली इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहा है। इस दिवाली रिसेप्शन में प्रेसिडेंट बाइडेन होंगे और फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन होगी, लेकिन कौन नहीं होगा इस दिवाली इवेंट में? वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस नहीं होगी। वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस फिर से बैटल ग्राउंड स्टेट्स में जा रही है।
वैसे माना जा रहा था कि इस दिवाली इवेंट में वो होगी, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस के हवाले से ये खबर आई है कि शायद एक छोटा सा इवेंट दिवाली के दिन वाइस प्रेसिडेंट जरूर करेगी। अब बात करते हैं, चर्चा करते हैं बैटल ग्राउंड स्टेट्स में किस तरह का हमें बढ़ाव देखने को दिख रहा है, किस तरह के पड़ाव देखने को हमें मिल रहे हैं। और बैटल ग्राउंड स्टेट्स कौन कौन से हैं? पेंसिल्वेनिया, मिशिगन, एरिजोना, जॉर्जिया और थोड़ा सा अगर आप देखें तो नॉर्थ कैरोलिना। और पेंसिल्वेनिया, मिशिगन में कमला हैरिस की लीड थोड़ी सी बढ़ती हुई दिखी है। शी इज लीडिंग बाय +2, जो अगेन विद इन द मार्जिन ऑफ एरर है, लेकिन कमला हैरिस की कैंपेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये छोटी छोटी मार्जिन, क्योंकि इन्हीं स्टेट्स की छोटी छोटी काउंटीज में इलेक्शन जो है वो निर्धारित होने वाला है। और कल कमला हैरिस ने पहली बार एक्नॉलेज किया कि उनके पास मोमेंटम है। पिछले हफ्ते वो ये कह रही थी कि हम अभी भी अंडरडॉग है। अब दूसरी सुर्खी की तरफ चलते हैं। स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज का भारत दौरा शुरू हो चुका है। वो 28 अक्टूबर की दोपहर गुजरात के वडोदरा पहुंचे। वहां उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई। दोनों नेताओं ने वडोदरा में रोड शो में हिस्सा लिया। रोड शो वडोदरा एयरपोर्ट से शुरू होकर टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड TASL के कैंपस तक चला। TASL में दोनों लीडर्स ने एक एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया। ये भारत में सैन्य विमानों के लिए प्राइवेट सेक्टर की पहली फाइनल असेंबली लाइन FAL होगी। यहाँ कुल 56 C-295 सैन्य विमान तैयार किए जाने हैं। ये विमान इसलिए खास है क्योंकि ये कई तरह के मिशन में काम आ सकते हैं, जैसे सैनिकों का ट्रांसपोर्ट, कार्गो एयरलिफ्ट, चिकित्सा निकासी और समुद्र में गश्त लगाना। ये टाटा इंडस्ट्रीज और स्पेन एयरबस के साझा सहयोग से बनाए जाएंगे। इनमें से 16 एयरबस स्पेन की तरफ से बने बनाए भारत पहुंचेंगे, जबकि 40 के निर्माण की प्रक्रिया 2026 से शुरू होगी। उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री मोदी और सांचेज वडोदरा के ऐतिहासिक लक्ष्मी विलास पैलेस पहुंचे। वहां दोनों की एक द्विपक्षीय बैठक हुई। इस मौके पर दोनों ने क्या कहा, सुनिए। हमारी साझेदारी सदियों पुरानी है। लोकतंत्र और रूल ऑफ लॉ जैसी वैल्यूज में साझा विश्वास हम दोनों को जोड़ता है। इकोनॉमी, डिफेंस, फार्मा, IT, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, रिन्यूएबल एनर्जी जैसे कई क्षेत्रों में हमारा मजबूत सहयोग है और हम दोनों वैश्विक शांति, समृद्धि और सहयोग पर बल देते हैं। India plays a prominent role not only in the Indo-Pacific but also in the wider geopolitical context. Spain maintains privileged relations with Latin America, historic ties in the Middle East, increased presence in Africa, and is a leading voice in the European Union. This geopolitical framework offers many opportunities for our countries to reach different regions and develop closer and more productive relations. India and Spain also share many goals, in particular strengthening the multilateral order and preserving peace and democracy worldwide. 18 साल बाद कोई स्पेनिश प्रधानमंत्री भारत पहुंचा है। बतौर प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज का यह पहला भारत दौरा है। उनके साथ उनकी पत्नी बेगोना गोमेज भी आई हैं। 30 अक्टूबर को वो स्पेन वापस लौट जाएंगे। आज की तीसरी और अंतिम सुर्खी जापान से आई है। जापान की सत्ताधारी पार्टी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी LDP ने सदन में अपना बहुमत खो दिया है। 27 अक्टूबर को जापान में चुनाव हुए थे। इसमें LDP और उसके साझेदार पार्टी कोमिटो को कुल 215 सीटें मिली हैं। इसके पहले इस गठबंधन के पास 279 सीट्स थी। जापान में बहुमत के लिए निचले सदन में कुल 233 सीटों की दरकार होती है। इस चुनाव में कोई भी पार्टी इस आंकड़े तक नहीं पहुंच सकी है। 1955 से जापान की सत्ता पर LDP का एकाधिकार रहा है। 2 मौकों को छोड़कर बाकी समय उसके पास सदन में बहुमत था। 2012 से LDP लगातार सरकार चला रही है, मगर इस चुनाव में वो बहुमत से दूर रह गए। LDP के नेता और जापान के मौजूदा प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा नतीजे पर क्या बोले, सुनिए। 私が痛感をいたしておりますのは、やはり政治資金収支報告書への不記載という問題、それに象徴されます政治と金ということについて、国民の皆様方の疑念、不信、怒り、これが払拭されていないということが最大のものであったというふうに認識をいたしておるところでございます。
शिगेरू इशिबा को इसी साल अक्टूबर में जापान का प्रधानमंत्री पद मिला था। उन्होंने 1 अक्टूबर को पूर्व प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा की जगह ली थी। फूमियो किशिदा ने अपने कार्यकाल पूरा होने से पहले इस्तीफा दे दिया था। वजह उनके कार्यकाल में पार्टी पर भ्रष्टाचार के आरोप। इसके बाद किशिदा सरकार की अप्रूवल रेटिंग बहुत ज्यादा गिर गई थी। किशिदा के इस्तीफे के महीने भर बाद सितंबर में एलडीपी के इंटरनल इलेक्शन हुए। 27 सितंबर को शिगेरू इशिबा एलडीपी के लीडर चुने गए। इसके बाद अक्टूबर में उन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। जापान में सत्ताधारी पार्टी का नेता ही प्रधानमंत्री बनता है। इशिबा के कार्यकाल में 1 साल का वक्त रह गया था। अगला चुनाव 2025 में होने वाला था, लेकिन प्रधानमंत्री बनते ही इशिबा ने तय समय से 1 साल पहले ही चुनाव कराने का ऐलान कर दिया था। फिर 27 अक्टूबर को जापान में चुनाव हुए। इस चुनाव में एलडीपी को निराशा हाथ लगी। हालांकि इस हार के बावजूद भी प्रधानमंत्री पद पर वो बरकरार रह सकते हैं। दरअसल जापान की संसद के पास अब प्रधानमंत्री चुनने के लिए 30 दिन का वक्त है। पूर्ण बहुमत के बगैर भी प्रधानमंत्री चुना जा सकता है। ऐसे में अल्पमत की सरकार बनेगी, लेकिन उन्हें काफ़ी हद तक अपने सहयोगी दलों के भरोसे पर रहना पड़ेगा। उनके लिए अकेले फैसला ले पाना काफ़ी मुश्किल होगा। जापान से जुड़े अपडेट्स पर हमारी नज़र बनी रहेगी। आप ललन टॉप के साथ बने रहिए। आज का दुनियादारी बस इतना ही। ये लिखा था मेरे साथी साजिद और अंकुर ने। आप इन मसलों पर क्या राय रखते हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया। शुभ रात्रि।